अपना एनसीईआरटी लर्नर में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 10 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है न्यू एम्पायर एंड किंगडम्स, मतलब नए साम्राज्य और राज्य। तो ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें हम काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये प्रशास्तिज जो है हमें क्या बताती है। फिर हम प्रशास्तिज के थ्रू समुद्रगुप्त के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम हर्षवर्धन के बारे में जानेंगे। फिर हम पालवाज, चालुक्याज और पुलकेशिन के जो प्रशास्तिज थे उसके बारे में जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि किंगडम्स को कैसे एडमिनिस्टर किया जाता था, उनके आर्मी और असेंबली के बारे में जानेंगे। और लास्ट में हम उन किंगडम में रहने वाले ऑर्डिनरी लोगों के बारे में जानेंगे। तो बिना देर किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है प्रशास्तिज एंड व्हाट दे टेल अस, मतलब प्रशास्तिज जो है हमें क्या बताती है। तो समुद्रगुप्त जो है वो एक फेमस रूलर था, एक डायनेस्टी का, जिसे हम गुप्ताज कहते हैं। और इसके बारे में जो है हमें इलाहाबाद में अशोकन पिलर पर खुदे हुए, मतलब इंस्क्राइब किए हुए एक लंबे इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेना द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। यह जो है एक स्पेशल तरह का इंस्क्रिप्शन है जिसे प्रशास्ति कहते हैं, जो कि एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है इन प्रेज ऑफ, मतलब कि प्रशंसा होता है। हालांकि प्रशास्ति लिखने का जो प्रचलन है वो पहले भी था, जैसा कि हमने चैप्टर 9 में गौतम पुत्र श्री सतकर्णी की प्रशास्ति के बारे में पढ़ा था। लेकिन गुप्ताज के समय जो है इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ गई। चलिए अब हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त की जो प्रशास्ति है वो हमें क्या बताती है। तो कवि ने जो है समुद्रगुप्त के बारे में इसमें काफ़ी प्रशंसा की है। कवि ने जो है इसमें राजा को एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान और एक बहुत अच्छा कवि के रूप में बताया है। यहाँ तक कि उसे जो है ईश्वर के बराबर भी बताया गया है। तो हम देख सकते हैं कि प्रशास्तिज में जो है बहुत ही लंबे लंबे सेंटेंस कंपोज किए जाते थे। अब इस मैप को ध्यान से देखिए। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि एक क्षेत्र जो है, मतलब एरिया जो है, हरे रंग से रंगा गया है। इसके अलावा ईस्ट कोस्ट के अलोंग जो है आप बहुत सारे रेड डॉट देखेंगे। उसी तरह कुछ एरिया जो है पर्पल और ब्लू रंग के भी मिलेंगे। यह मैप जो है वह इस प्रशास्तिज में मिले जानकारी के आधार पर बनाया गया है। हरिसेना ने जो है 4 डिफरेंट काइंड के राजाओं को डिस्क्राइब किया है और उनके प्रति समुद्रगुप्त का जो पॉलिसीज था उसके बारे में बताया है। अगर हम पहले टाइप की बात करें तो उसमें जो है आते थे आर्यावर्त, और उनके एरिया को जो है हरे रंग से दिखाया गया है। ये जो है 9 रूलर्स थे जिन्हें समुद्रगुप्त ने जो है हराकर उनके राज्य को जो है, मतलब कि किंगडम को जो है अपने अंपायर, मतलब कि साम्राज्य में जो है मिला लिया। अगर हम दूसरे टाइप की बात करें तो वो थे रूलर्स ऑफ दक्षिण पंथ। इसके जो है 12 रूलर्स आते हैं। इनमें से कुछ की कैपिटल जो है उसको दिखाने के लिए मैप में जो है रेड डॉट से दिया गया है। इन सब ने जो है हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने जो है समर्पण किया था, जिसके बाद समुद्रगुप्त ने जो है उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। वहीं अगर हम तीसरे टाइप की बात करें तो उसमें जो है नेबरिंग स्टेट के अंदरूनी सर्कल, मतलब कि अंदरूनी हिस्सा आते हैं, जिसमें आसाम, कोस्टल बंगाल, नेपाल और नॉर्थ वेस्ट के बहुत सारे गना संघास आते हैं। और इन सब एरिया को जो है पर्पल रंग से मैप में दिखाया गया है। ये सभी जो हैं समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और उनके दरबार में जो है उपस्थित हुआ करते थे। इन सब के अलावा एक चौथा टाइप भी था जिसमें आउटलाइंग एरिया के रूलर्स आते थे, जिसे मैप पर जो है ब्लू कलर से दिखाया गया है। और संभवतः ये जो है कुशानाज और साकाज के जो है डिसेंडेंट थे।
इसमें जो है श्रीलंका के रूलर भी थे। इन सभी ने जो है समुद्रगुप्त की अधीनता जो है स्वीकार की और अपनी बेटियों का विवाह जो है उससे किया। तो ये तो हमने 4 डिफरेंट काइंड के जो रूलर्स थे उनके बारे में जाना। अब हम जीनियोलॉजीज के बारे में जानेंगे, मतलब कि फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो अधिकांश प्रशास्ति जो है वो रूलर्स के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशास्ति भी जो है समुद्रगुप्त के ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर और मदर के बारे में बताती है। मतलब ये जो है समुद्रगुप्त के दादा परदादा के बारे में भी जानकारी देती है। उनकी माता कुमारा देवी जो है वो बिलोंग करती थी लिच्छवी गणा को, जबकि उसके पिता जो है चंद्रगुप्त वो जो है पहले रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के, जिन्होंने जो है महाराजा अधिराज का ग्रैंड टाइटल अडॉप्ट किया था, जिसे बाद में जो है समुद्रगुप्त ने भी जो है यूज किया था। हालांकि उनके दादा और परदादा का जो है महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे ये आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस फैमिली का जो महत्व है वो बढ़ता गया। इन सब के अलावा समुद्रगुप्त के बारे में जो है हमें उनके बाद के रूलर्स जैसे कि उनके बेटे चंद्रगुप्त सेकंड की जीनियोलॉजीज, मतलब कि जो लिस्ट थी एंसेस्टर की, उससे भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में जो है हमें इंस्क्रिप्शन और कॉइन से जो है पता चलता है। उन्होंने वेस्टर्न इंडिया में जो है सैन्य अभियान में अंतिम साकास को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार जो है वो विद्वानों से भरा था। तो आगे बढ़ने से पहले आइए हम थोड़ा विक्रम संवत के बारे में जानते हैं। तो 58 BCE में शुरू होने वाला विक्रम संवत जो है वह परंपरागत रूप से गुप्ता राजा चंद्रगुप्त II के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जो है साकास पर अपने जीत के प्रतीक के रूप में जो है इस संवत की स्थापना की और विक्रम आदित्य की जो टाइटल है उसको धारण किया था। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम हर्षवर्धन और उसके बायोग्राफी हर्षचरिता के बारे में जानेंगे। तो जिस तरह गुप्ताज के रूलर के बारे में इंस्क्रिप्शन और कॉइन से जो है पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य रूलर्स के बारे में जो है उनकी बायोग्राफी, मतलब कि जीवनी से जो है पता चलता है। ऐसे ही एक राजा थे हर्षवर्धन, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले जो है शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने जो है संस्कृत में उनकी जीवनी, मतलब कि बायोग्राफी जो है हर्षचरित लिखी है। इसमें हर्षवर्धन की फैमिली हिस्ट्री देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। इसके अलावा चाइनीज पिलग्रिम जुआन जैंग, जिनके बारे में जो है हमने चैप्टर 9 में पढ़ा है, वे काफ़ी समय तक हर्षा के दरबार में रहे और उन्होंने जो है वहाँ जो कुछ देखा उसका एक डिटेल्ड अकाउंट दिया है। इससे भी जो है हमें हर्षवर्धन के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। हर्ष जो है अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर से जो है राजा बने। वहीं उनके बहनोई जो हैं वो कनौज के रूलर थे। जब बंगाल के रूलर ने जो है उन्हें मार डाला तो हर्षा ने जो है कनौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। हालांकि मगध और संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें ईस्ट में जो है जितनी सफलता मिली थी उतनी ही सफलता जो है अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने जो है नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य डायनेस्टी के रूलर पुलकेशिन II ने जो है उन्हें रोक दिया। तो हम देख सकते हैं कि वो दक्कन की ओर नहीं बढ़ पाए। तो ये तो हमने हर्षवर्धन के बारे में जाना। अब हम पालवाज, चालुक्याज और पुलकेशिन के जो है प्रशासनिक के बारे में जानेंगे। तो इस पीरियड में जो है पालवाज
और चालुक्य जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रूलिंग डायनेस्टीज थे साउथ इंडिया में। अगर हम पालवास के किंगडम की बात करें तो वह जो है उनके कैपिटल कांचीपुरम से लेकर कावेरी डेल्टा तक जो है फैला हुआ था। वहीं अगर हम चालुक्यास की बात करें तो वह जो है कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में स्थित थी। चलिए अब हम चालुक्यास के बारे में कुछ जानते हैं। तो एहोल जो कि कैपिटल था चालुक्यास का, वह एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था और धीरे धीरे जो है यह एक रिलीजियस सेंटर भी बन गया जहां पर कई मंदिर थे। पालवाज और चालुक्याज जो है वह अक्सर एक दूसरे की सीमाओं का जो है रेड करते रहते थे और इसमें जो है मुख्य रूप से कैपिटल को निशाना बनाया जाता था जो कि काफी समृद्ध शहर होते थे। अगर हम बेस्ट नोन चालुक्य रूलर की बात करें तो वो थे पुलकेशिन II। उनके बारे में जो है हमें उनके दरबारी कवि रविकृति द्वारा रचित मतलब कि कंपोज किया हुआ प्रशास्ति से जो है पता चलता है। इसमें जो है उनके पूर्वजों खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है और इससे पता चलता है कि पुलकेशिन II को जो है अपने चाचा से यह राज्य मिला था। उनके कोर्ट पोएट के अनुसार जो है उन्होंने ईस्ट और वेस्ट दोनों कोस्ट पर जो है अपने अभियान चलाए। इसके अलावा जो है उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। इसके अलावा जो है इस पोयम में बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वर्ड्स का यूज हुआ है। हर्ष का अर्थ होता है हैप्पीनेस मतलब कि आनंद और कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद जो है हर्ष जो है अब हर्ष नहीं रहा मतलब कि खुश वो जो है अब नहीं रहा क्योंकि हर्षवर्धन को पुलकेशिन II ने जो है आगे बढ़ने से रोक दिया था। इन सब के अलावा पुलकेशिन II ने पल्लव किंग के ऊपर भी आक्रमण किया जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। लेकिन चालुक्य का जो विक्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा दिन तक नहीं रहा क्योंकि लड़ाई के कारण पालवाज और चालुक्याज जो हैं धीरे धीरे कमज़ोर हो गए थे और अल्टीमेटली जो है पालवाज और चालुक्याज को राष्ट्रकूटा और चोला डायनेस्टी ने जो है समाप्त कर दिया। इनके बारे में जो है हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला टॉपिक है हाउ वेयर दिस किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड मतलब इन राज्यों का जो प्रशासन है वो कैसे चलता था। तो पहले के राजाओं की तरह ही इन राजाओं के लिए भी जो है लैंड रेवेन्यू सबसे इम्पोर्टेंट बना रहा और एडमिनिस्ट्रेशन का जो बेसिक यूनिट है वो गांव ही बने रहे। लेकिन धीरे धीरे जो है कई नए बदलाव आए। अब जो है राजा बहुत सारे स्टेप उठाने लगे ताकि वे जो है उनका सपोर्ट जीत सके जो काफ़ी पावरफुल होते थे। अब चाहे वे इकोनॉमिकली पावरफुल हो या सोशली क्योंकि वे जो है पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है बढ़ाना चाहते थे। उदाहरण के तौर पर बात करें तो उन्होंने जो है कुछ इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को हेरिटेरी बना दिया मतलब बेटे जो है अपने पिता का पद पाते थे। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो कवि हरिसेना जो है अपने पिता की तरह ही महादंड नायक या फिर बोले तो चीफ जुडिशियल ऑफिसर थे। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए जिससे वे सपोर्ट जीत सके। कभी कभी तो जो है एक ही व्यक्ति कई ऑफिस का कार्य जो है संभालता था। जैसे हरिसेना जो है एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारामात्य मतलब कि एक महत्वपूर्ण मंत्री भी थे और साथ ही साथ संधि विग्रहिक मतलब युद्ध और शांति के विषय का भी मंत्री था। इन सब के अलावा भी जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में इन इम्पॉर्टेंट लोगों का जो है बोलबाला था। इनमें जो है नगर श्रेष्ठी यानी कि मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, इसके अलावा सार्थवा यानी कि व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलीक
मतलब कि मुख्य शिल्पकार, क्राफ्ट्समैन जो होते थे, और कायस्थ यानी कि स्क्राइब्स के प्रधान जैसे लोग होते थे। इस तरह की जो नीतियाँ होती थी, मतलब कि पॉलिसीज होती थी, वो कुछ हद तक तो प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ जो है इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना इंडिपेंडेंट किंगडम जो है स्थापित कर लेते थे। तो ये तो हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है कैसे चलता था। अब हम बात करेंगे अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी, मतलब एक नए प्रकार की सेना की बात करेंगे। तो कुछ राजा जो है अभी भी पुराने राजाओं की तरह वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ जो है कुछ मिलिट्री लीडर भी होते थे, जो जरूरत पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन मिलिट्री लीडर को जो है कोई नियमित वेतन, मतलब कि सैलरी जो है नहीं दिया जाता था। बदले में जो है इनमें से कुछ को जो है लैंड ग्रांट दिया जाता था, और दी गई जो भूमि, मतलब कि लैंड है, उससे जो है ये रिवेन्यू वसूलते थे, जिससे वे सेना और घोड़ों का जो है देखभाल करते थे। साथ ही वे जो है इससे वार के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति को जो है सामंताज कहते थे, और जहां भी जो है रूलर वीक होते थे वहां ये सामंताज जो है इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते थे। तो कभी कभी जो है ये रूलर के लिए खतरा भी हो सकते थे। तो ये तो हमने न्यू काइंड ऑफ आर्मी के बारे में जाना। अब हम साउदर्न किंगडम में जो असेंबलीज होती थी उसके बारे में जानेंगे। तो पालवास के जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं उसमें बहुत सारे लोकल असेंबलीज के बारे में चर्चा है। इसमें से एक असेंबली जो है वो ब्राह्मण लैंड ओनर का था, जिसे सभा कहते थे। ये असेंबली जो है वह सब कमिटी के थ्रू फंक्शन करती थी, जो कि इरिगेशन, मतलब सिंचाई के काम देखती थी। इसके अलावा एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, मतलब खेती बाड़ी का भी काम देखती थी। इसके अलावा रोड बनाने का काम भी देखती थी, और जो लोकल टेम्पल्स होते थे, मतलब मंदिरें होती थी, उनकी देखरेख का भी काम करती थी। वहीं जहां भी जो है ब्राह्मण लैंड ओनर नहीं थे, वहां पर ऊर नाम के एक विलेज असेंबली की बात कही गई है। और इसके अलावा जो है नगरम नाम का एक मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशन भी था, मतलब कि व्यापारियों का एक संगठन भी था। और ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो असेंबलीज होती थी उन्हें रिच, मतलब कि अमीर लोग, और पावरफुल जो लैंड ओनर और मर्चेंट्स, मतलब कि जो व्यापारी वगैरह होते थे, वे कंट्रोल करते थे। इनमें से बहुत सारी जो लोकल असेंबलीज थी वो बहुत सालों तक इसी तरह से चलती रही। तो ये तो हमने असेंबलीज को देखा जो कि साउदर्न किंगडम में थी। अब हम बात करेंगे कि उस जमाने में जो है आम लोग कैसे थे और कैसे जो है अपना जिंदगी बिता रहे थे। तो ऑर्डिनरी लोगों के जीवन की जो थोड़ी बहुत झलक हमें मिलती है वो हमें नाटकों और कुछ अन्य अकाउंट से मिलती है। चलिए इसके जो है कुछ उदाहरण देखते हैं। तो कालिदास जो है अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन को डिपिक्ट करने के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में जो है एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश जो ब्राह्मण हैं उनको संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोगों को जो है और महिलाओं को जो है प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका जो सबसे प्रसिद्ध नाटक है उसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम, जिसमें दुष्यंत नाम के एक राजा और शकुंतला नाम की एक यंग वुमेन की प्रेम कहानी है। चलिए इस नाटक के कुछ अंश को जानते हैं। उसी में से एक पार्ट जो हम जानने वाले हैं उसका टॉपिक है एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। तो एक मछुआरे को जो है एक कीमती अंगूठी मिलती है।
यह अंगूठी जो है राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश जो है उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा जो है इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने जो है उस पर चोरी का आरोप लगाया और चीफ पुलिस ऑफिसर भी जो है वो बहुत बुरी तरह से पेश आया। पर राजा जो है उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने जो है मछुआरे को इनाम दिया। इसके बाद पुलिस वाला और द्वारपाल जो है वो मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के इरादे से जो है उसके साथ शराब खाने चल पड़े। तो अब आप सोचिए कि अगर जो है किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है और वो आज के जमाने में पुलिस को खबर करता है तो क्या उसके साथ बुरा बर्ताव किया जाएगा? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आम लोगों के बारे में और जानते हैं। चाइनीज पिलग्रिम मतलब कि तीर्थयात्री फासियन का जो है ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग जो है अछूत मानते थे, मतलब कि अनटचेबल मानते थे। इन लोगों को जो है शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे जो है लिखते हैं कि अगर इन लोगों को जो है शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को जो है आगाह करने के लिए एक लकड़ी के टुकड़े पर स्ट्राइक करना पड़ता था ताकि लोगों को पता चल जाए कि वे आ रहे हैं। यह आवाज सुनकर जो है लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी प्रकार से संपर्क में आने से जो है बचते थे। तो हम देख सकते हैं कि उस समय भी जो है कुछ लोगों को अनटचेबल माना जाता था और उनसे जो है टच नहीं होने का प्रयास किया जाता था और उनसे जो है बाकी लोग दूर रहते थे। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे बानभट्ट द्वारा जो छोटे से इंसिडेंट का चित्रण किया गया है। उसमें हम देखेंगे कि राजा जो है जब अभियान पर निकलता था तो क्या होता था। तो हमारा अगला टॉपिक है राजा की सेना। तो राजा जो है बड़ी मात्रा में साजो सामान को लेकर यात्रा करते थे। हथियारों के अलावा जो है और भी डेली यूज के बहुत सारे सामान जैसे कि पॉट, पैन, फर्नीचर, गोल्डन फूड स्टॉल्स मतलब बर्तन वगैरह, इसके अलावा फूड मतलब कि खाने में जो है एनिमल जैसे कि गोट, डियर, रैबिट, वेजिटेबल, स्पाइसेस मतलब कि बकरी, हिरन, खरगोश, सब्जियां, मसाले, ये जो सभी प्रकार की चीजें थी ये शामिल थी। ये सारी चीजें जो हैं ठेले गाड़ियों पर या फिर ऊंटों पर या फिर हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लादकर ले जाते थे। इस विशाल सेना के साथ साथ जो है म्यूजिशियन भी होते थे जो ड्रम को बजाते हुए जाते थे और भी कुछ लोग होते थे जो कि हॉर्न और ट्रम्पेट को जो है बजाते थे, मतलब नगाड़े, बिगुल ये जो है बजाते बजाते चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले जो गांव वाले होते थे वे उनका आदर सत्कार करते थे। वे जो है दही, गुड़ और फूलों का उपहार लाते थे और जानवरों को जो है चारा भी देते थे। इसके अलावा जो है वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध है तो वे उनके सामने रख सके। पर ये जो सेनाएं होती थी अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर जो है गांव वालों की झोपड़ियां जो है हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के जो काफिले होते थे उसमें जो बैल होते थे इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बानभट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो धूल के गर्त में डूब जाती थी। तो हम देख सकते हैं कि जब राजा जो है आते थे तो अपने साथ बहुत सारी परेशानियां भी लेकर आते थे और लोगों को जो है बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी जब वे जाते थे। तो इसके साथ ही चैप्टर कंप्लीट होता है, लेकिन जाने से पहले हम कुछ एक्स्ट्रा जानेंगे जो कि एनसीईआरटी के लास्ट में दिया जाता है।
तो आज हम जानेंगे अरेबिया के बारे में। हालांकि यह एक डिजर्ट एरिया है, लेकिन बहुत सालों से जो है यह कम्युनिकेशन का हब था। इनफैक्ट जो अरब व्यापारी और नाविक मतलब कि मर्चेंट और सेलर थे, उन्होंने जो है भारत और यूरोप के बीच जो है समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में जो है रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे, जो कि पेस्टोरल ट्राइब होते थे। ये मुख्य रूप से जो है ऊंटों पर निर्भर होते थे, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो डिजर्ट में भी स्वस्थ रह सकता है। लगभग 1400 साल पहले जो है पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नाम के एक नए धर्म की शुरुआत की। क्रिश्चियनिटी की तरह जो है इस्लाम ने भी अल्लाह को जो है सर्वोपरि माना और उनके बाद जो है सभी को समान माना गया है। अगले 100 सालों के दौरान जो है इस्लाम नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब सेलर जो इस सब कॉन्टिनेंट की कोस्टल सेटलमेंट से पहले ही परिचित थे, अब जो है अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने जो है करीब 1300 साल पहले सिंध, जो कि आज पाकिस्तान में है, उसको जीत लिया था। तो ये तो हमने अरेबिया के बारे में जाना। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स को देखेंगे जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है। तो हमारा पहला इम्पोर्टेंट डेट है बिगिनिंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, मतलब कि गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत, जो कि लगभग आज से 1700 साल पहले हुआ था। वहीं अगर हम दूसरे इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो वो था द रूल ऑफ हर्षवर्धन, मतलब कि हर्षवर्धन का शासन, जो कि लगभग 1400 साल पहले हुआ था। तो इसके साथ ही ये चैप्टर जो है पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। आपके क्वेश्चंस का जवाब जो है जल्द से जल्द दे दिया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।